हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मास फ्लो मीटर। मास फ्लो मीटर एक ऐसा टॉपिक है, जो लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जैसे मास फ्लो मीटर क्या होता है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैक फ्लो और मास फ्लो में क्या डिफरेंस है? ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं और हम लाइन में किस तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस टॉपिक को हम कुछ कंटेंट वाइज समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है। सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पे। थर्ड पे हम बात करेंगे वर्किंग, कि मास फ्लो मीटर किस तरीके से वर्क करता है। फोर्थ पे हम बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन पे। फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे व्हाई मास फ्लो, कि हम मास फ्लो मीटर क्यों लगाएं और किस जगह पे लगाएं। सिक्स पे बात करेंगे हम इसके मेरिट्स की, किसको लगाने से क्या बेनिफिट्स हैं। और सेवेंथ पे हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स, कि इसको लगाने के बाद हमें क्या-क्या डीमेरिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके प्रिंसिपल के बारे में। मास फ्लो मीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम होता है कोरियोलिस प्रिंसिपल या कोरियोलिस इफेक्ट। तो अभी सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। कोरियोलिस इफेक्ट, जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं, एक हमारा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। अगर इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हम कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट इस पे ट्रेवल कराते हैं, तो क्या होगा? अगर हमारा रोटेटिंग फ्रेम जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पर जो हमारा फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट पे जो हमारा फोर्स लगेगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख ही पा रहे हैं, एक डिस्क है जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। दोनों तरफ से बॉल्स हमने उस पर स्लाइड किए और दोनों ही बॉल लेफ्ट डायरेक्शन में उन पर फोर्स लगा और दोनों ही हमारे प्लेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ आपको दूसरा एग्जांपल भी आप हमारी साइड वीडियो में देख सकते हैं, कि एक हमारा अर्थ है। अर्थ के अगर साउथ पोल से कोई ऑब्जेक्ट हमने ट्रेवल कराया नॉर्थ पोल के लिए, तो इसमें 2 लाइन्स आपको दिख रही होंगी, एक रेड और एक ग्रीन। अगर हमारी जो अर्थ है, वो एक एक्सिस पे अगर फिक्स होती, तो वो हमारा जो ग्रीन लाइन से जो हमारी डिनोट कर रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधे से हमारे नॉर्थ पोल पर पहुँच जाता। बट अभी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से जो रेड लाइन है उस वो हमारी राइट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। इसीलिए देखिए, वो हमारे साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए राइट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रही है, बल्कि हमारा जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो हमारा ग्रीन लाइन से शो कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम किसी रोटेटिंग फ्रेम के अराउंड में अगर हम अपना कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट ट्रेवल कराते हैं, तो हमेशा ही उसके डायरेक्शन, उसके मूवमेंट की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट पर एक लेफ्ट या राइट साइड में फोर्स लगेगा। वो फोर्स कहलाता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि इस फिनोमिना की खोज जो है वो की थी गैस्पार्ड गुस्टैव डी कोरियोलिस इन 1835। 1835 में इस इफेक्ट को देखने वाले जो सबसे पहले हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैस्पार्ड गस्टिव डी कोरियोलिस। उन्होंने इसको देखा। अब उन्होंने कैसे देखा? जैसे हमने जानते हैं कि एक न्यूटन भाई साहब थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से उनके सर पे एक सेब गिरा आके, तो उन्होंने जो है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की एक थ्योरी प्रोवाइड करा दी। उसी तरीके से हमारे जो कोरियोलिस भाई साहब थे, ये एक वाटर व्हील्स सिस्टम पे काम कर रहे थे। उसी के साथ भी मैं अपनी कुर्सी डाल के मस्त चाय पी रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर जब हमारा वाटर उस पे स्प्रे कर रहा है, उसे घुमाने के लिए, तो उसको देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तुरंत वहां से भागे, अपने लैब में पहुंचे और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले। और जब उनका एक्सपेरिमेंट उनकी थिंकिंग के साथ मैच कर गया, मतलब जब उनका एक्सपेरिमेंट प्रूवन हो गया, उसके बाद उन्होंने इस कोरियोलिस इफेक्ट को पब्लिश किया और उसको, उस इफेक्ट को अपने ही नाम से पब्लिश करवा दिया। इसीलिए हम इसे कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। कोरियोलिस मास फ्लो मीटर होता है, जब उसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे साइड से, ऐसे तो हमें नहीं दिखेगा, साइड से जब हम देखेंगे तो हमें उसमें 2 होल, 2 आँख सी नज़र आती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वही 2 पोर्शन्स हैं।
ये मान लीजिए हमारा इनलेट है, ये हो गया हमारा आउटलेट। जैसे मान लीजिए हमारा जूस ही है, जूस यहाँ से एंटर होता है, तो जूस क्या करेगा, सबसे पहले 2 पार्ट्स में इन ट्यूबों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों में ही ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे हमारी पिक इन सेंसर्स लगे होते हैं। ये इनलेट पिक इन सेंसर है, ये आउटलेट पिक आउट सेंसर है। इसको हम बोल सकते हैं इनलेट पिक इन सेंसर, या सिर्फ इसे पिक इन सेंसर बोल सकते हैं। ये जो सेंसर होते हैं, ये पिक आउट सेंसर बोलते हैं इन्हें। और ये जो दोनों ट्यूब्स होती हैं, इनके बीच में हमारी सेंसर कॉइल लगी रहती हैं। सेंसर कॉइल, ये सेंसर कॉइल बेसिकली क्या होती है, हमारी ये मैग्नेट होती हैं। मैग्नेट में हमारे 2 पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ पोल। अब हम सभी जानते हैं, अगर हम एक साउथ और नॉर्थ पोल को एक साथ रख दें, तो ये दोनों ही हमारे अट्रैक्ट हो जाएंगे और चिपक जाएंगे। लेकिन अगर इसी केस में है, हम नॉर्थ नॉर्थ एक साथ रखें या साउथ साउथ एक साथ रखें, तो हमेशा ही ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए अभी हमारे इस मास फ्लो मीटर में कोई भी फ्लूइड ट्रेवल नहीं कर रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो हमारी दोनों ट्यूब्स हैं, वो इस तरीके से होंगी और एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नॉर्थ पोल की सेंसर कॉइल लगी हुई हैं, इसीलिए ये दोनों को रिफ्लेक्ट करेंगी। उस केस में क्या होगा, हमारी दोनों ही ट्यूब्स हैं, वो हमारी प्रॉपर तरीके से ऑस्किलेट करेंगी एक लीनियर मोशन में। अब क्या होगा, अगर हम इसमें जैसे ही फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे, अब जैसा कि आप हमारी इस साइड वीडियो में देख सकते हैं, एक पाइप को हमने स्टेशनरी हैंग करा रहे हैं, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह वो मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही हम उसमें वाटर सप्लाई को ऑन करते हैं, वो ट्यूब एक ट्विस्टिंग मोशन को जनरेट करना स्टार्ट कर रही है। यही होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। अब जैसे ही इसके अंदर हमारा कोई भी फ्लूइड या जूस इसके अंदर से पास होगा, तो ये दोनों कॉइल्स क्या हैं, इस तरीके से मूव करने लगेंगी। जैसा आप हमारी साइड वीडियो में भी देख पा रहे हैं, इसी तरीके से ये दोनों ट्यूब्स हमारी हैंग करने लगेंगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो पिक इन सेंसर है और ये पिक आउट सेंसर है, इन दोनों से ही एक साइन वेव जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन जब होगी, जब इस मास फ्लो मीटर से कोई भी फ्लूइड हमारा पास नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे अगर हम पिक इन सेंसर की एक साइन वेव बनाए, तो समथिंग इस टाइप का हमारी वेव फॉर्म बनेगी। और अगर हम यही पिक ऑफ सेंसर के लिए साइन वेव जनरेट करेंगे, तो हमारी इसी टाइप की रहेगी। दोनों ही लगभग सेम है और दोनों में ही किसी भी तरीके का फेस डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से फ्लूइड हमारा पास होना स्टार्ट कर जाएगा, तो हमारा कैसे बनेगा, ये मान लीजिए बिफोर फ्लो, हमारे फ्लो से पहले के टाइम पे ये हमारी पिक इन, ये हमारी है पिक आउट। लेकिन जैसे ही हमारा फ्लूइड जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, तो समथिंग हमारी साइन वेव इस तरीके से बनेगी। और जो हमारी पिक आउट की जो साइन वेव होगी, वो इस तरीके से बन सकती है। जिस तरीके का हमारा फ्लूइड होगा, जो कुछ भी डेंसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पिक इन और पिक आउट सेंसर एक साइन वेव जनरेट करेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ से, ये जो हमारी फर्स्ट पीक है, वो यहाँ पे आ रही है। अब इसको मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट साइन, जो पिक इन सेंसर की जो वेव थी, वो हमारी यहाँ पे आ रही है। और जो हमारे पिक आउट की जो हमारी वेव है, इन दोनों में इतना डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारा टाइम डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, इसीलिए हम इसे डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। और जो डेल्टा टी होगा, यही हमारा मास के प्रोपोर्शनल होगा। मींस जितना ज्यादा हमारा ये फेज डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा हम मास फ्लो रेट को काउंट करेंगे। मास फ्लो रेट के साथ साथ हम मास फ्लो मीटर से किसी भी फ्लूइड की, जो कुछ भी फ्लूइड इस इन ट्यूबों के थ्रू पास हो रहा है, उसकी हम डेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। और उसकी डेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, ये जो हमारी ट्यूब्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसको मेजर कर लें, तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है। इसका मतलब अगर हमें किसी की डेंसिटी देखनी है, तो डेंसिटी जो होती है, वो होती है प्रोपोर्शनल हमारे फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। इन ट्यूब्स की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी
इस फ्लूइड के डेंसिटी की। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किस तरीके से हमारा मास फ्लो मीटर वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। जब हम मास फ्लो मीटर को इंस्टॉल करने की, फील्ड में इंस्टॉल करने की बात करेंगे तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि मास फ्लो मीटर से हमें कौन सा फ्लूइड पास कराना है। तो हम किस तरीके का फ्लूइड पास कराएंगे। पहला होगा लिक्विड या स्लरी, दूसरा हो सकता है हमारा गैस। इन दो तरीके के फ्लूइड्स को हम मास फ्लो मीटर से पास कराते हैं। अब इसके साथ साथ हमारी दूसरी कंडीशन बनती है कि जहां कहीं पे भी हम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं वहां पे हमारी लोकेशन कैसी है। फ्लो मीटर को हमें हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करना है या वर्टिकल इंस्टॉल करना है। मींस अब हमारे पास इंस्टॉलेशन की कंडीशंस आ गई, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा आ गया वर्टिकल। मतलब अगर फ्लो मीटर को हम हॉरिजॉन्टल इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। फ्लो मीटर को हम वर्टिकल इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन करना है जबकि हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड होगा वो लिक्विड होगा या स्लरी होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा फ्लो मीटर, तो दोस्तों अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपना फ्लो मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं जबकि हमारा प्रोसेस फ्लूइड लिक्विड या स्लरी है, तो उस पोजीशन में हमारा जो मास फ्लो मीटर की जो हैंगिंग ट्यूब्स होंगी वो हमारी डाउनवर्ड साइड में होंगी। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है हमारा जो फ्लूइड का फ्लो है कि फ्लो हमारा किस डायरेक्शन में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना फ्लो मीटर इंस्टॉल करवाना है। क्योंकि इसमें इनलेट और आउटलेट दोनों में ही पिक इन पिक ऑफ सेंसर होते हैं। वो सिर्फ तभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं जब उसका डायरेक्शन सही हो और इंस्टॉलेशन सही हो। अब हम इसी हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट वाला हमारा केस हो गया। अब अगर सेकंड केस है, हमें मास फ्लो मीटर के थ्रू गैस को पास कराना है हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन में। तो उस केस में हम किस तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लो मीटर। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमीटर का जो हमारी ट्यूब्स थी वो हमें अब ऊपर की तरफ इंस्टॉल करना है। डायरेक्शन जिधर का भी हो हम उसी हिसाब से अपने फ्लो मीटर को इंस्टॉल करवाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, लिक्विड के केस में हमारा जो ट्यूब्स होंगी वो डाउनवर्ड नीचे साइड में होंगी पाइपलाइन के। गैस की पोजीशन में हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो हमारा ट्यूब्स हमारी अपवर्ड साइड में ऊपर की तरफ रहेंगी। अब बात कर लेते हैं अगर हमें वर्टिकल इंस्टॉलेशन करना है तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम वर्टिकल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अब वर्टिकल इंस्टॉलेशन के लिए ये हमारा मान लीजिए पाइप हो गया, यहाँ पे हमारी फ्लो मीटर आ गया। इस फ्लो मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन से और मान लीजिए ये हमारा उसकी ट्यूब्स हो गई, यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर आ गया। अब अगर हम लिक्विड एंड स्लरी की बात करेंगे तो हमेशा डायरेक्शन हमारा अपवर्ड साइड में रहेगा। गैस की केस में क्या होता है, गैस की केस में हम उसे अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शंस में लगा सकते हैं। सबसे पहले लिक्विड, लिक्विड की केस में अगर हम वर्टिकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड होगा वो हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका इंस्टॉलेशन उल्टा कर देते हैं, अगर हमारा प्रोसेस फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और हमने मास फ्लो मीटर लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कभी हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड है वो प्रॉपर तरीके से हमारी लाइंस को फिलअप करके नहीं चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो ट्यूब्स की जो हैंगिंग है उनका वाइब्रेशन एक मिसलीनियस हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है। तो उस वजह से हमारी जो प्रॉपर रीडिंग्स हैं, जो हमारा फ्लो है, वो कभी भी प्रॉपर नहीं आने वाला। इसीलिए हमें इस तरीके के इंस्टॉलेशन को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए ही मास फ्लो मीटर को फील्ड में इंस्टॉल करवाना है। तो ये इंस्टॉलेशन टॉपिक खत्म होने के बाद अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में, व्हाई मास फ्लो मीटर। मास फ्लो मीटर हम क्यों लगाएंगे, ऐसी हमारे सामने क्या कंडीशंस आ जाए कि हमें मास फ्लो मीटर लगाना है किसी अदर फ्लो मीटर के अलावा। तो आइए समझ लेते हैं हम मास फ्लो मीटर क्यों लगाते हैं। दोस्तों हमने इंडस्ट्री में दो टर्म्स सुने, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एक मास फ्लो रेट। अब ये हमें डिसाइड करना है कि जिस जगह पे हम अपना मास फ्लो मीटर लगाने वाले हैं
वहां पर हमें मेजर क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या मास फ्लो रेट। अब पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीट्रिक क्यूब पर आवर में, और जो हमारी मास फ्लो रेट की जो हमारी मास फ्लो की जो यूनिट होती है वो होती है टन पर आवर। अब जैसे मान लीजिए हमारी प्रोसेस की एक रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारा किसी ट्यूब से पास हो रहा है, किसी लाइन से पास हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसकी रीडिंग हमारी मास के फॉर्म में हो, द्रव्यमान के फॉर्म में हो, कि कितना भार हमारी इस लाइन से निकल जा चुका है पर आवर, प्रति घंटे। अब जैसे हम मिल में जूस लाइन के लिए हम मास फ्लो मीटर लगाते हैं, वहां पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि मिल से कितने टन हमारा जूस प्रति घंटे के हिसाब से हमने बॉइलिंग हाउस को प्रोवाइड कराया। और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब हम किसी भी पासिंग फ्लूइड का हम सिर्फ वॉल्यूम जानना चाहते हैं कि कितना वॉल्यूम हम पर्टिकुलर सेक्शन से निकाल चुके हैं, तो उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है कि मास फ्लोमीटर और मैक फ्लोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस हमारा यही होता है, मास फ्लोमीटर हमारे लाइन के थ्रू पास होने वाले मास पर यूनिट टाइम को डिनोट करता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लोमीटर होता है, मैक फ्लोमीटर होता है, वो हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है, जो कि हमारा मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर सेकंड या किसी भी यूनिट में हो सकता है, बट वो वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, नॉट मास की फॉर्म में। तो अभी हम समझ लेते हैं कि हमारे मास फ्लोमीटर की मेरिट्स क्या होती हैं। तो अगर इसकी हम मेरिट्स के बारे में बात करें तो मेरिट्स इसकी क्या होती है कि हाई एक्यूरेट इसकी रीडिंग्स होती हैं, जिसकी हमारे एरर एक्यूरेसी जो होती है प्लस माइनस 0.1% होती है, जो कि ये बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये मिनिमम टू मिनिमम फ्लो 5 ग्राम पर मिनट तक को मेजर कर सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोसेस फ्लूइड, जो कुछ भी मास फ्लोमीटर से जो निकल रहा है, उस प्रोसेस फ्लूइड का टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी कुछ भी हो, बट हमारे मास फ्लोमीटर की जो हमारी मेजरिंग रीडिंग्स है उन पर इन सबका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम इनकी डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में इसका क्या होता है कि मास फ्लोमीटर हमारा लार्ज पाइपलाइन साइज के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसका मैक्सिमम पाइपलाइन साइज है 6 इंचेस या 8 इंचेस, और ये बहुत ज्यादा हाई फ्लो रेट को भी मेजर नहीं कर पाता है। इसका मैक्सिमम फ्लो रेट जो करंटली हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ई&एच, इंडरसन, हॉसर का अवेलेबल है, वो सिर्फ 680 टन पर आवर तक का ही हमारा फ्लूइड को मेजर कर सकता है। अब मान लीजिए हमारे किसी प्लांट में 680 से ज्यादा का फ्लो है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमें 2 फ्लो मीटर्स को पैरेलली इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे हम उसकी रीडिंग्स को प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं। सेकंड डिमेरिट क्या होती है? ये काफी कॉस्टली आइटम होता है। कॉस्टली आइटम होने की वजह से मैं इसको एक डिमेरिट्स में ही काउंट करूंगा। और मास फ्लो मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो हमारे प्लांट वाइब्रेशन की वजह से थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर जाती हैं। मतलब कह सकते हैं अगर हमारे प्लांट में स्टेशन पे जहाँ पे हमारा मास फ्लो मीटर लगा हुआ है, अगर वहाँ पे लाइन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमारा जो मास फ्लो मीटर होता है कुछ एरर ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हैंगिंग ट्यूब्स हैं वो तो हैंग कर ही रही हैं, उसके साथ साथ अगर उसे एक्सटर्नल साइड से अगर वाइब्रेशन मिल जाएगा तो उस केस में हमारी जो रीडिंग्स होती हैं उनमें कुछ एरर आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स थे हमारे कुछ मास फ्लो मीटर के बारे में, जो कि हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे प्लांट के ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।